Welcome students. Today we are going to prove Wilson theorem. What is Wilson theorem? It states अगर p एक प्राइम नंबर है तो p माइनस वन का फैक्टोरियल इट इज ऑलवेज माइनस वन मॉड p congruent to minus वन मॉड p. Hope you know the meaning of congruence. We know a is congruent to b mod m if m divides a minus b. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रेंस कि अगर m a माइनस बी को यानी इनके डिफरेंस को डिवाइड करता है तो हम कहते हैं कि a और b कॉन्ग्रेंट है मॉड m में. तो अब हमें p प्राइम नंबर के लिए रिजल्ट प्रूफ करना है. सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास आ गया 2. तो अगर हम p को 2 ले लें, इफ़ p इज इक्वल टू 2 देन p माइनस वन इज 1. दैट मीन्स 1 का फैक्टोरियल. 1 फैक्टोरियल इट इज़ ऑलवेज 1, तो इट कैन बी रिटन एज मॉड 2. मॉड 2 में 1 और 1 सेम है. मॉड 2 में ऑल्सो 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मॉड 2. क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ये a हो गया, ये b हो गया, तो a माइनस b क्या है? 1 माइनस माइनस वन यानी 1 प्लस 1 दैट इज 2. 2 को डिवाइड करता है तो इसका मतलब 1 और माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट होते हैं. और 1 क्या है? बेसिकली 1 आपके पास 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल है. 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इट इज़ 1. तो 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉड 2. अगेन अगर हम p को 3 के इक्वल ले लें तो 3 माइनस 1 फैक्टोरियल. 3 माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल क्या हुआ? 2 के इक्वल हुआ. और मॉड 3 में ये माइनस 1 के कॉन्ग्रुएंट होता है. माइनस 1 मॉड 3. क्यों? क्योंकि 2 माइनस माइनस 1 यानी कि 2 प्लस 1 दैट इज 3 एंड 3 डिवाइड्स 3, तो 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉड 3. So 2 is congruent to minus 1 mod 3. That means 3 minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod 3. तो हमने क्या किया? हमने अपना रिजल्ट p is equal to 2 और p is equal to 3 के लिए प्रूफ कर दिया. सो हमने ले लिया अब let p is a prime number, p is greater than 3 यानी कि वो कम से कम 5 होगा या उससे बड़ा नंबर होगा. तो अब हमने एक a नंबर चूज़ किया 1 से बड़ा p माइनस 1 से छोटा, यानी कि 2 से लेकर हमने p माइनस 2 तक के बीच में से एक a नंबर चूज़ किया. वी चूज़ 2 से लेकर p माइनस 2 तक एक नंबर a सच दैट a और p की GCD जो है वो 1 आ जाए. हमने ऐसा नंबर a चूज़ करना है जिसकी आपके पास p के साथ GCD 1 हो. कहाँ से कहाँ तक में से? 2 से लेकर p माइनस 2 तक में से. ठीक है, ये हमने खुद से चूज़ करना है एक नंबर a जिसकी p के साथ GCD 1 है और ये नंबर 2 से लेकर p माइनस 2 तक के बीच में है. हमने एक कॉन्फ्रेंस बनाई. वी कंसीडर द इक्वेशन. क्या है हमारी इक्वेशन? ax इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p. तो दिस इज आवर इक्वेशन ax इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p. हमें पता है कि अगर हमने इक्वेशन ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m सॉल्व करनी है तो इसका सॉल्यूशन कब आता है? अगर a और m की जो भी GCD आएगी वो b को डिवाइड करेगी तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा. ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस के अंदर. ये भी एक इक्वेशन है. ax इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p और हमें क्या गिवन है? a और p की GCD जो है वो 1 गिवन है और 1 जो है वो 1 को डिवाइड करता है. इसका मतलब दिस इक्वेशन हैज़ अ सॉल्यूशन. ठीक है, इसका एक सॉल्यूशन आएगा. और दूसरी बात आपके पास ये भी आपको पता है कि इसका जितना भी GCD होता है उतने ही आपके पास डिफरेंट कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस आते हैं, इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस आते हैं मॉड p में. तो आपके पास यहाँ पर GCD कितनी है? 1. तो इसका मॉड p के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा. तो इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन इन मॉड p. मतलब अगर p की वैल्यू आपके पास 5 है, इसका सॉल्यूशन 3 आ रहा है, तो आपके पास 8 भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन 3 और 8 मॉड 5 में कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है कि अगर इसका जो GCD है वो 1 है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, लेकिन वो हमने कहाँ लेना है? मॉड p में. मॉड p के लिए हम इसके अंदर जितने भी नंबर्स लेंगे वो 0 से लेकर p माइनस 1 तक ले लेंगे. तो अब एक इस सॉल्यूशन को हमने नाम ले लिया. लेट दिस सॉल्यूशन इज b. लेट दिस सॉल्यूशन इज b. अब सॉल्यूशन क्या मतलब हुआ? x की एक वैल्यू आई, वो क्या है? b के इक्वल है. तो आपके पास क्या बन गया? a इंटू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p.
इसका मतलब a इंटू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। अब क्या ये b के a के इक्वल हो सकता है? हमने मान लिया, चलो अगर a और b सेम है तो ये इक्वेशन क्या बन गई? a और b सेम है तो ये a स्क्वायर बन गया, इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। इसका मतलब a स्क्वायर माइनस 1 को p डिवाइड करेगा, p डिवाइड स्क्वायर माइनस 1, यानी कि p या तो a माइनस 1 को डिवाइड करेगा या फिर p a प्लस 1 को डिवाइड करेगा। a स्क्वायर माइनस 1 के दो फैक्टर a माइनस 1 और a प्लस 1। अब p अगर a माइनस 1 को डिवाइड करेगा तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। अगर p a प्लस 1 को डिवाइड करेगा तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉड p। अब हमने जो नंबर a लिया था वो हमने लिया था 2 से लेकर p माइनस 2 के बीच में, हमने यही नंबर लिया था। यहाँ से a की वैल्यू क्या आई? 1 मॉड p का मतलब a इज इक्वल टू 1 हो सकता है। हमने जो नंबर्स लेने हैं वो हमने 0 से लेकर p माइनस 1 तक लेने हैं, उससे ऊपर या नीचे के नंबर हमने नहीं लेने हैं। तो इस केस में आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई? 1। इस केस में a की वैल्यू क्या आ गई? p माइनस माइनस 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई? p माइनस 1, क्योंकि p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉड p इज कॉन्ग्रुएंट टू 0। तो आपके पास इस केस में p की वैल्यू माइनस 1 आ गई, इस केस में 1 आ गई, और ना ही हमने a की वैल्यू 1 ली है, ना ही हमने p माइनस 1 ली है। तो ये दो केसेस हमने छोड़ दिए थे। तो इसका मतलब a और b जो है वो हमारे सेम नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये a और b जो है वो डिफरेंट है। Therefore a and b are incongruent mod p। अगर ये मॉड p में डिफरेंट है तो हमने क्या किया, अब ये दो डिफरेंट नंबर्स हैं, कहाँ पे से लेकर 2 से लेकर p माइनस 2 तक के बीच में। अब ये नंबर्स कितने हैं? हमें नंबर्स कंसीडर करने थे 2 से लेकर p माइनस 2 तक। अगर 1 और p माइनस 1 हम ऐड कर दें, टोटल नंबर हो जाता है p माइनस 1। दो नंबर हमने छोड़ दिए, 1 और p माइनस 1। अगर मैं इसमें 1 और p माइनस 1 और ऐड कर दूं तो ये टोटल नंबर्स हो गए p माइनस 1। दो नंबर छोड़ दिए, यानी कि हमारे पास कितने नंबर आए? p माइनस 3। इसमें से एट ए टाइम हमने दो दो के पेयर बनाने हैं। कौन से पेयर? एक a नंबर और एक b। मतलब हमने पहले 2 चूज़ किया, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास दूसरा नंबर कौन सा आ गया? b आ गया। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एक और नंबर आ गया, तो पेयर बन गया। इन दो नंबर्स को छोड़ दो, तीसरा नंबर फिर चूज़ कर लो, चौथा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो कितने पेयर बने? p माइनस 3/2 पेयर्स हमारे पास निकल आएंगे ऑफ a एंड b, सच दैट उनकी जो प्रोडक्ट है वो a और b क्या कर रहे हैं? a और b की जो प्रोडक्ट है वो 1 मॉड p है, उनकी प्रोडक्ट 1 आ रही है मॉड p के अंदर। तो p माइनस 3/2 पेयर्स बन गए a और b के। कैसे पेयर्स हैं? हमने इनको पेयर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, पेयर्स ऑफ a बाई b सच दैट a इंटू b इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। मल्टीप्लाई दीज पेयर्स। इन सब पेयर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास सारे a की पॉसिबिलिटीज़ आ गई, सारी b की पॉसिबिलिटीज़ आ गई। ये सारे नंबर्स क्या थे? ये सारे नंबर्स 2 से लेकर p माइनस 2 तक के सारे नंबर्स की प्रोडक्ट हो गई। एट ए टाइम 2 की, फिर अगली बार अगले 2 की, उससे अगली बार अगले 2 की, तो ये सारे नंबर्स की प्रोडक्ट हो गई। और ये टोटल प्रोडक्ट, क्योंकि इधर 1 ही था, 1 को जितनी मर्जी बार प्रोडक्ट कर लो, रिजल्ट इज़ अगेन 1, तो इट इज़ 1 मॉड p। तो 2 से लेकर p माइनस 2 तक की प्रोडक्ट आ गई 1 मॉड p। यहाँ पे मैं 1 और मल्टीप्लाई कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यानी ये बना p माइनस 2 का फैक्टोरियल इज़ ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। हमें रिजल्ट में क्या चाहिए? हमें रिजल्ट में चाहिए p माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो हमने p माइनस 1 दोनों साइड और मल्टीप्लाई कर दिया, p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 फैक्टोरियल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू p माइनस 1 इंटू 1 मॉड p। तो ये टोटल क्या बन गया? इट इज़ p माइनस 1 फैक्टोरियल। ये क्या बना? p माइनस 1। p माइनस 1 में p की वैल्यू 0 हो जाएगी मॉड p के अंदर, तो ये बचा सिर्फ माइनस 1 मॉड p। तो p माइनस 1 फैक्टोरियल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉड p। यही हमने प्रूफ करना था। एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि p की वैल्यू 2 होगी, तो हमने सिंपली वैल्यू पुट की, हमारा रिजल्ट आ गया कि p की वैल्यू 2 है, p माइनस 1 फैक्टोरियल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 और माइनस 1 ऑल्सो, दोनों नंबर सेम होते हैं। p की वैल्यू 3 हुई तो 2 माइनस 1 के कॉन्ग्रुएंट होता है, ये हमें पता है। अगर p 3 से बड़ा है तो हमने क्या किया? a की वैल्यू 2 से p माइनस 2 के बीच में ली, एक इक्वेशन कंसीडर की, क्योंकि इसके बीच में आप कोई मर्जी नंबर ले लो, उसकी हमेशा p के साथ GCD 1 होगी। p जो है वो एक प्राइम नंबर है, अगर p प्राइम नंबर है तो अपने से छोटे हर नंबर के साथ वो GCD 1 देगा।
क्योंकि p को आपके पास कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, p इज़ अ प्राइम नंबर, इससे छोटा कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसका कोई फैक्टर बनेगा ही नहीं। अगर इसका कोई फैक्टर नहीं बनेगा तो इन सब नंबर्स की जीसीडी आपके पास p के साथ 1 होगी। इसका मतलब अब हमने इक्वेशन कौन सी कंसीडर की थी, ax इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p, क्योंकि इनकी जीसीडी 1 है, 1 1 को डिवाइड करता है, इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन आया। जितनी जीसीडी होती है उतना ही आपके पास सोल्यूशंस आते हैं, तो इसका यूनिक सोल्यूशन आ गया mod p में। उस सोल्यूशन को हमने नाम दे दिया b, यहाँ पे वैल्यू पुट की तो a b इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। हमने चेक किया क्या a और b सेम हो सकते हैं। अगर हमने a और b को सेम लिया तो a की वैल्यू या तो 1 आ रही है या p माइनस 1 आ रही है। तो 1 या p माइनस 1 वैल्यू हमने ली नहीं थी, हमने a की वैल्यू 2 से लेकर p माइनस 2 तक के बीच में ली थी। तो इसका मतलब ये दोनों केसेस नहीं हो सकते, तो a और b जो हैं वो आपके पास क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। देयरफॉर a एंड b आर डिफरेंट। यहाँ पर हमने ले लिया, इसको कॉन्ट्राडिक्शन कह सकते हैं। तो इसका मतलब a और b जो हैं वो इनकॉन्ग्रुएंट हो गए। इनकॉन्ग्रुएंट है तो डिफरेंट हो गए। इसका मतलब इसी पेयर में से आपने एट अ टाइम 2 नंबर चूज़ किए जिनकी प्रोडक्ट जो है वो 1 आएगी। तो ऐसे कितने पेयर्स बन सकते हैं, ऐसे हमारे पास p माइनस 3/2 पेयर्स बन सकते हैं। तो इन सब की कंडीशन क्या आएगी, a इंटू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। इन सब पेयर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 इंटू p माइनस 2, तो ये आपके पास क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p, क्योंकि इस साइड हमारे पास 1 था, इस साइड सारे नंबर्स थे 2 से लेकर p माइनस 2 तक के। 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू हो गई p माइनस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। दोनों साइड फिर हम p माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, p माइनस 1 इंटू 1 mod p, p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये बन गया p माइनस 1 का फैक्टोरियल। p आपके पास मॉड p में 0 होता है, तो ये कितना बचा, सिर्फ -1। ये तो 1 ही है, इससे मल्टीप्लाई करके कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इट इज़ ओनली -1। तो p माइनस 1 फैक्टोरियल इज -1 mod p। थैंक यू।